हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं यूपीटेट एग्जाम 2011 से 2022 तक के संस्कृत के उन सभी प्रश्नों की जो कि यूपीटेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से आपको चूज करना है कि व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है। सज्जना, साधुक्तम, पावका या जलोग। तो व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सज्जना। बाकी जो तीन ऑप्शन है उनके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं कि इनमें कौन सी संधि है। तो चलिए जानते हैं। सज्जन का हिंदी अर्थ क्या होता है? सज्जन। सज्जन शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। और साधुक्तम में कौन सी संधि हो जाएगी हमारी? दीर्घ स्वर संधि। और पावका में आयादी संधि। और जलोगा में कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है। उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द कौन सा है? वयम, युवाम, सा या तस्मिन। तो उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, वयम। उत्तम पुरुष के बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं कि उत्तम पुरुष होता क्या है। उत्तम पुरुष वो होता है जो बोलने वाला होता है। जो बोलने वाला होता है वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। बाकी तीनों के बारे में हम थोड़ा जान ही लेते हैं। सा कौन से पुरुष में आता है? प्रथम पुरुष में। युवाम मध्यम पुरुष में। और तस्मिन प्रथम पुरुष में आता है लेकिन सप्तमी विभक्ति में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रा धातु में कितिन प्रत्यय का योग करने पर रूप बनता है। ध्रा धातु में कितिन प्रत्यय का योग करने पर कौन सा रूप बनता है? धृति, धृत्वा, धरती या धति। तो ध्रा धातु में कितिन प्रत्यय का योग करने पर बन जाएगा हमारा धृति। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है। छंदानुगत शिक्षण प्रणाली किसकी होती है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से आपको देखना है व्याकरण की, पद्य की, गद्य की या कथा की। तो छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है हमारी पद्य की। तो पद्य के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप में छंदों की श्रृंखलाओं के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य है। इसमें से हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है कि शुद्ध कौन सा है। अहम गृहम गच्छति, सा हिरम गच्छसि, त्वम गृहम गच्छति या तुम गृहम गच्छसि। तो हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा त्वम गृहम गच्छसि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वने अपि पदे का संधि। वने अपि में हमें संधि बतानी कि इसमें कौन सी संधि है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, पर रूप संधि, आयादी संधि, पूर्व रूप संधि या यंड संधि। तो वने अपि में हमारी संधि हो जाएगी पूर्व रूप संधि। और पूर्व रूप संधि को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि जहाँ से संधि को तोड़ा जाता है वहाँ पर इसमें अवग्रह का चिन्ह पाया जाता है। और अवग्रह का चिन्ह ये होता है, यह भी आपको साथ में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति मार्ग के न परिलभ्यन्ति। नीति मार्ग कौन नहीं लांघता है? कुलीना, जना, सेवका या बालका। नीति मार्ग कौन नहीं लांघता है? तो नीति मार्ग कुलीना न परिलभ्यन्ति। कुलीना न परिलभ्यन्ति। तो कुलीन होते क्या है इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। कुलीन व्यक्ति वहाँ होता है जो उत्तम प्रसिद्ध कुल में उत्पन्न या खानदानी कुल का व्यक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्रयों में संधि है। तत्रयों में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या पूर्व रूप संधि। तो तत्रयों में हमारी संधि हो जाएगी वृद्धि संधि। अब इसमें संधि तो आपने बता ही दी, इसका संधि विच्छेद अगर पूछ ले तो तत्रयों का संधि विच्छेद कैसा होगा? तत्र धन एव बराबर तत्रयों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत में आयोगवाह वर्णों की संख्या है। संस्कृत में आयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? 6, 5, 4 या 3। तो संस्कृत में आयोगवाह वर्ण की संख्या हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर सी, 4। अब ये आयोगवाह वर्ण होते क्या है इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो आयोगवाह वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनकी गणना स्वर एवं व्यंजन वर्णों के अंतर्गत नहीं की जाती। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? कौन कौन से वर्ण आते हैं? अनुस्वार अम, ई, उ तथा विसर्ग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरूपम में समास है। अनुरूपम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या तत्पुरुष समास। तो अनुरूपम में हमारा समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण हमने नीचे भी दिए गए हैं, वो ये है प्रतिदिन, यथाशक्ति, बेखबर और आजन्म। तो प्रतिदिन, यथाशक्ति, बेखबर, आजन्म में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता है? कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता है? रा, ऋषि, बड़ाऊ या ओ। तो हमें इनमें चारों में से पहचानना है कि कौन सा स्वर
ह्रस्व स्वर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी ओ हमारा ह्रस्व स्वर नहीं है। अब ये ह्रस्व स्वर होते क्या है, इनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। संस्कृत भाषा में ह्रस्व स्वर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि, रा होते हैं। और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो हमारा ओ क्या होगा? दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएगा। और दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त प्रधान सूत्र किस विभक्ति का बोधक है? तो संयुक्त प्रधान सूत्र किस विभक्ति का बोधक हो जाएगा? तृतीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, पंचमी विभक्ति या चतुर्थी विभक्ति? तो संयुक्त प्रधान सूत्र हमारा हो जाएगा तृतीय विभक्ति का बोधक। कौन सी विभक्ति का बोधक? तृतीय विभक्ति का बोधक। और तृतीय विभक्ति को क्या कहते हैं? तृतीय विभक्ति को करण कारक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकावपी शब्द का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर बालकावपी शब्द का सही संधि विच्छेद आपको चूज करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसमें सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? बालका धन वपी, बालकौ धन अपी, बालका धन आवपी, बालकौ धन अपी। तो बालका वपी का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? बालकौ धन अपी। अब इसमें अगर संधि पूछ ली जाए तो इसमें हमारी हो जाएगी आयादी स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगुले को संस्कृत में कहते हैं, बगुले को संस्कृत में क्या कहते हैं? कपोता, चटका, वका या काका? तो बगुले को संस्कृत में वका कहते हैं। बाकी जो 3 ऑप्शन है इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि इनको क्या कहते हैं। कपोता यानी क्या होती है? कबूतर होती है। चटका यानी चिड़िया, काका यानी कौवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्य कृदयंती में हर्य में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, करण कारक, अपादान कारक या कर्ता कारक? तो हर्य कृदयंती में कौन सा कारक हो जाएगा हमारा? संप्रदान कारक। अब ये संप्रदान कारक क्यों है इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। हर्य कृदयंती के हर्य शब्द में संप्रदान कारक है, क्योंकि हर्य शब्द को विभक्त करने पर हरि को प्राप्त होगा। और जहाँ को अथवा के लिए विभक्ति का लोप होता है वहाँ कौन सा कारक होता है? तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। उसके हमारे 15 क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।